दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। चर्चा करते हैं उस विगत सप्ताह या विगत 3 दिनों में देशी नहीं, प्रदेशी नहीं, विश्व में एक भूचाल सा आ गया है। एक मेडिकल छात्रा को सम्मान या पुरस्कार या प्रमाण देते वक्त जब उसके हिजाब को प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री 10 बार लोगों ने उन पर भरोसा किया और सरेआम सबके बीच उस लड़की को अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए मेडिकल के बच्चे हैं, अचीवर्स हैं, उसमें किसी की मेहरबानी नहीं। जब उनका हिजाब खींचा जाता है, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद नेताओं के बयान को देखें, मैं जो कहना चाह रहा हूं आप इस बात समझिएगा। पक्ष विपक्ष प्रदेश में, देश में और खासकर विदेशों में धमकियां पाकिस्तान से, धमकियां उन मुस्लिम देशों से। जबकि अभी आईने के दूसरे पहलू पर हम चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बात कितनी गंभीर है। और मोर्चा किसने संभाला? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, लगातार विवादों में स्वयं से रहने वाले गिरिराज सिंह। उनका बयान अगर आप देखें तो उन्होंने वही चिरपरिचित बयान दिया जो उनको सूट करता है, उनकी पार्टी को सूट करता है, या जिससे लोग उनसे जुड़ते हैं और या उनसे लोग किनारा कसी भी करते हैं। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। लड़की कह रही है कि नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। चुनाव हो गया, बिहार का परिणाम आ गया। एनडीए गठबंधन को प्रचंड जीत मिली, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन आप उस वक्त उस वाक्य पर जरा विचार करिए। मुझे नहीं लगता कि 70 पार किसी के चरित्र की गणना या उस पर समीक्षा एक घटना दुर्घटना से नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत जीवन में, चरित्रों को लेकर के, मूल्यों को लेकर के, राजनीतिक जीवन शैली में बड़े पदों पर रहते हुए, खासकर अगर हम बिहार की बात करें, 20 साल से मुख्यमंत्री, कोई ऐसा दाग नहीं, कोई ऐसा आरोप प्रत्यारोप नहीं, कभी आपने नहीं सुना होगा। और अपने जीवन में जब छात्र जीवन में थे, क्योंकि लालू और नीतीश ये सब एक ही समय के नेता हैं, एक ही छात्र जीवन में, एक ही कॉलेज से और एक ही सोच विचार से देश में बड़े, लोहिया आंदोलन से, लोहिया के विचारों से, समाजवाद से। उन पर पैसे का आरोप नहीं। और राजनीतिक जीवन में या ये कहिए सामाजिक जो बात है, बहुत सारे आरोप आप पे लगते हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में कभी कोई आरोप प्रत्यारोप उन पे नहीं रहा। यूनाइटेड भारत के इस मंच से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि उस दृश्य में आपको क्या दिखा, ये अलग का विषय है, आप सोच सकते हैं। लेकिन आप किस व्यक्ति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने जा रहे हैं? हिंदू मुस्लिम के आईने में खांचे में आप बांटिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं भी इस बात को मानता हूं, क्योंकि महिलाओं की इज्जत, महिला की अस्मिता, वो उनका व्यक्तिगत और उनको पर्दे में रहना, घूंघट में रहना, हिजाब में रहना, ये बेसिकली उनके समाज का, उनके परिवार का, उनके धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री पर जितने कटाक्ष पिछले विगत 3, 4, 5 दिनों में हुए हैं, वो लड़की बिहार छोड़ करके बंगाल जाती, किसी से कोई बात नहीं करती। आप उसके मानसिक यातना को समझने का प्रयास करिए। बच्चा है, शिक्षित है, भविष्य में वो एक डॉक्टर है। राजनीति कम से कम इस हद तक नहीं गिरनी चाहिए। मित्रों, बातें मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि पक्ष और विपक्ष धमकियों से लेके, आरोप प्रत्यारोप से लेकर, ध्रुवीकरण से लेकर, उसको ये नहीं दिखता कि ये कौन सा मसला कितना संवेदनशील है। अच्छा, जब कोई में पूरी भांग पड़ी हो
पेट्रोल लगा हो तो एक तिल गिरा हो तो एक तिनका ही इशारा होता है, काफी होता है आग लगाने के लिए। बिहार से जुड़ा बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश में चल रहा सदन की चर्चा, दिल्ली में सदन की चर्चा। अगर हम उस पर बात कर ले तो एसआईआर को लेकर के अभी मुद्दा थमा नहीं है। योगी जी के इस बयान पर कि 4 करोड़ मतदाता, अच्छा योगी जी के वो बयान आप अगर उसको देखें, उनका कहना कि हमारे प्रदेश की जनसंख्या इतने प्रतिशत वोटर होने चाहिए। अभी तक वोटर इतने ही इनलिस्ट हुए हैं या उस शुद्धिकरण में इतने ही वोटर आए हैं, तो 4 करोड़ वोटर कहां हैं, ये कटे हैं, गए हैं, नहीं है, इनको देखना चाहिए। वो एक अलग बात है कि वो पार्टी के अपने संगठन के बैठकों में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के सजग करते हैं कि वो कोई वोटर कटे नहीं, कोई ऐसा कटे नहीं, और उन्होंने ये कहा कि ये नुकसान भाजपा का है। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं, वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा, वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है। अखिलेश यादव का बयान अगर आप उस पर देखें, उन्होंने कई चैनलों के माध्यम से कई प्रोग्राम उन्होंने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की कैसे पता है कि उसके वोटर कट गए। इसका मतलब हम सबकी जो जानकारी अभी वोटरों की है नहीं, हम सबको पता नहीं है। भाजपा को कैसे पता है? भाजपा को इसलिए पता है कि भाजपा जो आरोप लगाते थे अखिलेश जी, या कहते थे, या विपक्ष कहता है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से ही काम कर, स्वायत्त एजेंसियों को सरकार के दखल से बाहर काम करने की चर्चा होती है, दूसरी तरफ आरोप लगते हैं। और जब इस बात को सरकार से प्रतिनिधि इनकार करते, कहते इसका जवाब वो चुनाव आयोग देगा, तो फिर दोनों चीजों को आप देखिए किस तरह की खिचड़ी और अपने फायदे नुकसान ले लोग मेलजोल करते हैं। तीसरी बात मित्रों, एक बयान अभी आपने देखा होगा, कल जबरदस्त चर्चा में रहा, रॉबर्ट वाड्रा का बयान, खासकर प्रियंका को लेकर के कि देश की मांग है तो प्रियंका को राजनीति के राष्ट्रीय पटल पर आना चाहिए और जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। यह बयान यूं ही नहीं आया। अगर आपको याद होगा, जब उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव था या 2024 का चुनाव, 2022 के विधानसभा चुनाव में सक्रियता उनकी ज्यादा थी। बतौर राष्ट्रीय महासचिव जब यहाँ प्रभारी थी, चूंकि प्रभार कई लोगों को दिया गया था, उस समय भी इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की बातें होती रही और ये कंपेयर में लोग बयान देते रहे, 2 गुटों में बांटते रहे उस चीज को लेकर के कि राहुल गांधी अगर संगठन संभालते हैं तो आने वाले संगठन के साथ अगर सरकार या मुख्य नेता या चेहरा प्रियंका गांधी को होना चाहिए, चूंकि अपनी दादी जैसी दिखती। जबकि सदन में देखा गया कि जब सदन में चुनाव जीत करके आई, तो सदन में चर्चा परिचर्चा में जिस परिपक्वता से लगातार वो बयान दे रही है, सरकार को घेर रही है। आपने देखी एक तस्वीर आपके सामने आई होगी जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री,
रक्षा मंत्री के साथ वो चाय पर है। ये यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की, भारत देश की। ये बातें मित्रों मैं इसलिए कह रहा हूं कि विगत दिनों में ये तीसरा बिंदु था जिसपे आपको जानना, उसकी जो प्रतिक्रियाएं आप देख रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी इसको ले उड़ी और उसने बताने का प्रयास किया कि इसीलिए तो हम कहते हैं कि कांग्रेस में बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ नेता खड़गे के होते हुए भी जो सत्ता तो है नहीं, लेकिन पार्टी की कमान और पार्टी की चाबी अगर है तो गांधी परिवार के है, वो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। लेकिन ये जो रॉबर्ट वाड्रा का बयान है, ये क्या यूं ही अकस्मात था या इसके पीछे कहीं कोई सोची समझी साजिश है, या वाकई में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में वो दो ध्रुवी और सत्ता के शीर्ष या कांग्रेस की शीर्ष को लेकर के एक अंतर विरोध चल ही रहा है। अब एक बात और आती है, आपने देखा होगा कि यह आरोप सोनिया गांधी पे लगातार लगता रहा कि विगत 20 वर्षों या 25 वर्षों से वो कभी नहीं चाहती थी कि प्रियंका गांधी राजनीति में आए, सक्रिय राजनीति में आए, ऐसा लोगों का अनुमान है, और वो पार्टी का प्रमुख चेहरा बने, क्योंकि उनको लगता है कि वो राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय हो सकती हैं, और लोकप्रियता जिसकी होती है उच्च पदों पर या पार्टी कमान उसी के हाथ में जाती है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 27 में होना है, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल और सत्ता दल, इन दोनों लोगों ने चुनाव को बिल्कुल इसलिए मान लिया है, सामने है, या लगातार चुनावी वर्ष की बयानबाजी दोनों प्रमुख शीर्ष नेताओं में हो रही है, चाहे वो अखिलेश यादव की हो, चाहे मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो। योगी आदित्यनाथ भी जिस तरीके से विधानसभा में लगातार कोडीन मामले को लेकर के, एसआईआर को लेकर के पार्टी मैं कहना चाह रहा हूं सदन में और सदन के बाहर ये चर्चा आपने देखी होगी, नए प्रदेश अध्यक्ष का जो चयन हुआ उसके बाद लगातार कई मीडिया माध्यमों, चैनलों से आपने देखा होगा, ये बात बताने का प्रयास किया गया कि एक ही जिले से, एक ही जगह से प्रदेश शीर्ष के 2 लोगों को चुन लिया गया, क्योंकि वो विरोधी खेमे गए बताए जाते हैं योगी जी के। लेकिन इस मित्रों कहना चाह रहा हूं कि अभी पार्टी की बैठक थी जिसमें उन्होंने खासकर एसआईआर पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, और आज 2027 को चुनाव की कमान योगी जी ने स्वयं अपने हाथ में ले रखी है। संगठन की तो सरकार की तो उनके हाथ में है, उस संगठन की भी ले रखी है, और उसी तरीके से वो समीक्षाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, चूड़ी भी टाइट कर रहे हैं जहां गड़बड़ दिख रहा है। और एक बड़ी बात है, विधायकों के टिकट कटने वाली जो चर्चा, जो लिस्ट है, कारण यह है कि 2024 में उत्तर प्रदेश का परिणाम ऐसा मानना है केंद्रीय नेतृत्व का, संगठन का और संघ का, कि अगर योगी जी की सहमति से बहुत सारे टिकट बदल दिए गए होते लोकसभा के, तो शायद परिणाम और इससे बेहतर होता, इतना बुरा हाल नहीं होता। यानी 27 के चुनाव की चर्चा, 27 को चुनाव की तैयारी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में योगी नेतृत्व और संगठन में योगी की इस तरह की सक्रियता, दूरदर्शिता दिखाती है। क्योंकि लगातार तीसरी बार अगर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री, वो भी उत्तर प्रदेश का, उसका देश के राजनीति में योगी जी प्रदेश में बहुत लोकप्रिय, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, देश में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन देश के राजनीति में भी इनकी दखल खासकर दिल्ली की तरफ मूव करेगी, जिस पर आप चर्चा देखते होंगे अमित शाह को लेकर के। इस पर मैं बाद में आऊंगा, चूंकि ये एक बड़ा विषय है। दूसरी तरफ हिजाब को लेकर के बयान, अखिलेश यादव के लगातार बयान सरकार में, जबकि विपक्ष नेता प्रतिपक्ष प्रदेश में उतनी सक्रियता से सबको कमी खल ली कि अगर अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश में तो स्थितियां ज्यादा बेहतर होती, विपक्ष का बेहतर ज्यादा पक्ष रखा जा सकता था। लेकिन पांडे जी बहुत वरिष्ठ है, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उम्र का भी तकाजा है, उतने तीखे प्रहार वो सरकार पर नहीं कर पाते और सरकार के प्रहार को बचा नहीं पाते। सामने उनके, मैंने देखा है सदन से चलते हुए, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, खन्ना जी, ये भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, वो सधे और मजबूत और अनुभवी नेताओं की, उसके सामने विपक्ष कमजोर दिखता है। इसीलिए लगातार अखिलेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लखनऊ में है तो दिल्ली में है तो कहीं भी रहते हैं, वो पार्टी की कमान और बैकअप प्रदेश को भी दे रहे हैं और देश में मजबूत विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। एसआईआर और वोटों पर लेकर के जितने सक्रिय हैं और पीडीए की चर्चा जिस तरीके से वो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार को जिस तरीके से घेरते हैं, मायावती उस रैली के बाद गायब हैं। एक रैली हुई, चर्चा हुई, फिर मायावती अंतर्ध्यान हो गई।
मित्रों, ये बातें आपसे करना इसलिए जरूरी थी कि ये ऐसे 3 अहम मुद्दे हैं, बंगाल के चुनाव को लेकर के, प्रदेश की राजनीति में अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, इन पर चर्चा हम बाद में करते रहेंगे, अभी बहुत समय इन सब चर्चा करने को लेकर। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जहां से मैंने शुरुआत की थी, नीतीश कुमार पर कोई भी आरोप लगाने से पहले, मैं नीतीश कुमार का कोई पार्टी के प्रवक्ता हो, कोई पैरोकार नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं अनुभव 30 साल के पत्रकारिता के आधार पर, कि वो एक इंसिडेंट हो सकता है, वो कोई और भी रूप ले सकता है। अब बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो आप बिना किसी अच्छे गंदे विचार के आप भावनाओं में कर जाते हैं। तो उन्होंने उस लड़की, एक ये पहलू और भी मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, अगर वो पूरे हिसाब में नहीं भी होती तो भी कॉन्फिडेंस उनका दिखता। ये उनको व्यक्तिगत विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए, सामने आना चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति का सम्मान पूरा देश करता, और खासकर भारत में तो नारी शक्ति का इतिहास रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आपका आभारी हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आप देखते रहे यूनाइटेड भारत, मैं मनोज मिश्रा।